Okay, so Rahul, welcome again. This is the second interaction we are having. First interaction, maybe many of the students already know, where you gave the information, Rahul, about your joining IIT and then getting into a very good job, and presently you are doing job in Caterpillar. अब मैंने जहां पे हमने राहुल पिछली बार इंटरेक्शन छोड़ा था, दैट वाज you were to give us some understanding about how student in MTech, when they join MTech, what are the various opportunities available to them. See, on your PDA, as you have already seen, that I am of the strong opinion that students should go abroad or foreign universities after MTech or MS, not after BTech, because after BTech, even if you go, you spend a lot of money. Even if your parents have that money to spend, but still you can save that money. Some people go there, that is not wrong. I think they can go also in masters also, but very efficient way. Largely the case of students in India, the case like it is for me or for you, is that we cannot spend much money going for higher education abroad. So after MTech, when you go, you get scholarship also. Now let's start our next interaction in that direction, that when you joined MTech, when did you decide to start preparing for your PhD abroad, and how it was all done, and what is the appropriate time to do that? Okay. So first of all, sir, thank you once again for having me on this platform. So मैं अगर briefly अपने बारे में बताऊं तो मैंने M.Tech IIT कानपुर से किया है, मैन्युफैक्चरिंग साइंस मैकेनिकल डिपार्टमेंट. Yes. सो वहाँ पे जब फर्स्ट ईयर में था सर, मैंने काफ़ी सीनियर से इंटरेक्शन हुई, बहुत सारे पीएचडी लोगों से भी इंटरेक्शन हुई, एमटेक वाले बच्चों से भी इंटरेक्शन हुई. तो उसके बाद मतलब काफ़ी सारे करियर ऑप्शन पता लगते हैं. कुछ लोग आईआईटीज में ऑब्वियसली पीएसयूज के लिए तैयारी करते हैं, गेट दोबारा लिखते हैं. कुछ लोग जॉब के लिए बहुत मोटिवेटेड होते हैं, उनका मतलब पूरा पर्पस होता है कि जॉब ही लेना है. और कुछ लोग हायर स्टडीज में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, मतलब उनका टेम्परामेंट भी कुछ ऐसा होता है कि उनको पीएचडी ही करना है. तो पीएचडी में सर मतलब दो ऑप्शन रहते हैं, या तो कुछ लोग वहीं पे पीएचडी कन्वर्ट करवा लेते हैं आफ्टर फर्स्ट ईयर, और कुछ लोग अब्रॉड के लिए तैयारी करते हैं, पीएचडी अब्रॉड, विच आई थिंक इज अ वेरी गुड ऑप्शन एक्चुअली. तो मेरा भी शुरू में यही प्लान था कि मैं पीएचडी अब्रॉड से करूं. उसके लिए क्या होता है कि जैसे हमारा गेट रहता है, तो गेट में हमें क्या होता है कि एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी है. आप 3 महीने वो स्ट्रेटेजी फॉलो करो, 6 महीने फॉलो करो, क्वेश्चन लगाओ, और एक दिन आएगा आपका कि आपको उस दिन परफॉर्म करना है, और आपका अगर स्कोर अच्छा रहा तो आपको एमटेक वगैरह मिलेगा. बट अगर आप पीएचडी की बात करें तो वो बहुत पेशेंस वाला गेम है एक्चुअली. उसमें बहुत अच्छी अगर आप प्लानिंग और स्लोली चलते रहोगे तो आपका वो हो पाएगा. तो मैंने यही देखा था कि उसमें रिसर्च कैसे प्लान करनी है. तो पीएचडी कुछ लोग एमएस के लिए जाते हैं अब्रॉड, आपने जैसे कहा, बट उसमें ऑब्वियसली फीस रहती है. अगर आप यूरोप में अच्छी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो या कहीं से भी कर रहे हो, उसमें 20 से 25 लाख आपका लगेगा. तो उसमें स्कॉलरशिप भी रहती है, कई बार आपका किस्मत अच्छी है, एसओपी आपकी अच्छी है, तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलता है. बट जो आफ्टर एमटेक अगर आप पीएचडी के लिए अब्रॉड जाते हो तो वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है. उसमें आपकी सेविंग्स है, इट इज़ लाइक जॉब इन इंडिया. तो उसमें आपको कुछ चीज़ें रहती हैं करनी. सबसे पहले कि अगर आपको अब्रॉड से पीएचडी करनी है तो आपका रिसर्च बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, आपका एमटेक में पब्लिकेशन होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपको जीआर एग्ज़ाम देना रहता है, आपको टॉफल एग्ज़ाम देना रहता है. अप्लाई करने के लिए आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए होती है, जिसके लिए कि आपको आईआईटी में थोड़ा एफर्ट करना पड़ता है. आपका जो प्रोफेसर रहते हैं वो तो आपको देते देते हैं, उसके साथ 2-3 और प्रोफेसर्स का भी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेना होता है. तो अभी ये बहुत एक लंबा प्रोसेस है, धीरे धीरे चलेगा, जिसके ऊपर मैं आपकी मतलब वीडियोस में हेल्प करूंगा कि कैसे कैसे ये प्रोसेस पूरा चलता है. बट बेसिकली यही रहता है कि आपको पूरा प्लानिंग के साथ करना होता है. Okay, Rahul, let me ask very specific question. What is the best time to start preparation for GRE and TOEFL? And before that, let me ask before that, is GRE, TOEFL or IELTS required or not?
तो लाइक जीआरई इज अ बेसिक एप्टीट्यूड एग्जाम, मतलब उससे आपका एप्टीट्यूड पता चलेगा कि आपका मैथमेटिक्स में एप्टीट्यूड कैसा है और आपका इंग्लिश में एप्टीट्यूड कैसा है। वो आपका स्पीकिंग स्किल नहीं चेक करेगा, वो एप्टीट्यूड चेक करेगा। तो जीआरई एग्जाम जो रहता है वो यूएस कनाडा में कंपलसरी रहता है, बट यूरोप में आपको जीआरई एग्जाम नहीं देना रहता है। और दिस ईयर लाइक कोविड की वजह से यूएस में भी मोस्टली 90% यूनिवर्सिटीज ने आपको जीआरई एग्जाम आपका वेव ऑफ कर दिया है कि आपको जीआरई नहीं रिक्वायर्ड है। ओके, बट जो टॉफल एग्जाम रहेगा वो आपका सारे स्किल्स चेक करेगा, वो इंग्लिश स्पीकिंग स्किल चेक करेगा, टॉफल और आइल्स, उसमें स्पीकिंग रहेगी, रीडिंग रहेगी। तो वो एग्जाम ऐसा है कि वो हमेशा कंपलसरी रहेगा, उसके बिना आप यूरोप भी नहीं जा सकते, आप यूएस कनाडा भी नहीं जा सकते। क्योंकि क्या रहेगा कि अगर आप इंग्लिश बोल नहीं सकते, समझ नहीं सकते, तो आप यूनिवर्सिटी में फिर वहाँ पे आपका एग्जिस्टेंस ही पॉसिबल नहीं है। Yes. इसलिए टॉफल और आइल्स आपका वो रहेगा, कंपलसरी हमेशा Okay. रहेगा। So either of TOEFL or IELTS you can write, right? Yeah, Either. either of TOEFL or IELTS. So Yeah. what I understood is GRE for US and for Canada, not all the universities. Canada majority universities IELTS or TOEFL. Singapore Yeah. GRE, Australia and New Zealand largely IELTS or TOEFL से काम चलेगा. Europe में in some universities yes IELTS TOEFL is required. In some universities none of these is required. That is what I understand, Rahul. Am I right in that? Yeah. मतलब I think TOEFL is required in Europe also. Yes. So yeah, maybe in some of the universities it is not required, but majorly in Europe It's also required. TOEFL is required. Yeah. Good. Now I come to next part, Rahul. How difficult is GRE exam? एंड लाइक गेट जैसे स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं भी होता, जैसे अगर आपको एमएस करनी है तो गेट स्कोर बहुत हाई नहीं चाहिए, एडमिशन मिल जाता है। वैसे क्या जीआरई में भी आपको बहुत ज्यादा स्कोर चाहिए? बट आई अंडरस्टैंड इज 340 में से मार्क्स मिलते हैं, तो कितना का स्कोर चाहिए एक बच्चे को जो अच्छा पीएचडी में स्कॉलरशिप के साथ जीआरई कर पाए? कितना डिफिकल्ट ये एग्जाम है? स्टूडेंट डरते हैं इससे कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती, तो कितना डिफिकल्ट ये एग्जाम है, स्पेशली उन स्टेट्स में जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, जहां हम लोग हिंदी ज्यादा बोलते हैं। तो ये कितना इंपॉर्टेंट डिफिकल्ट एग्जाम है ये, राहुल? एंड जहां तक मैं आपको जानता हूं, आप भी, आई नो यू ऑल्सो, कि ऐसा कोई बहुत ज्यादा बेसिक आपको इंग्लिश का स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं था, स्टिल यू क्लियर जीआरई। सो कितना डिफिकल्ट एग्जाम है एंड कितना स्कोर इज रिक्वायर्ड फॉर अब्रॉड एडमिशन? So actually I wrote GRE sir in 2018. So मैंने जब GRE लिखा मुझे दो तीन चीजें पता लगी GRE के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं उसको स्पीकिंग एग्जाम समझता था कि GRE मतलब मेरी अगर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स अच्छे हैं तो मैं GRE अच्छा कर पाऊंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। GRE में एप्टीट्यूड चेक होता है आपका, तो वो डिफिकल्ट एग्जाम इतना ज्यादा नहीं है जितना हम सोचते हैं जीआरई के बारे में। और जीआरई का जो मेन मुझे और एक चीज अच्छी मतलब मैंने जो पॉइंट कैच किया है कि जीआरई एग्जाम कभी भी अगर आप ऐसा सोचोगे कि मुझे फुल तैयारी जब मेरी हो जाएगी तब मैं जीआरई अपना भरूंगा और एग्जाम दूंगा, वो कभी नहीं होता जीआरई के साथ। जीआरई में आपकी प्रेपरेशन की बेस्ट स्ट्रेटेजी है कि आप आज से 3 मंथ्स बाद उस एग्जाम को फिल कर दो, डेट ले लो उसके जीआरई बाद की। तैयारी स्टार्ट करो। उसके बाद तैयारी स्टार्ट करो, आपकी खुद से तैयारी होगी जब आपके मतलब आपने जीआरई में मतलब फीस भर दी है वहाँ पे। आई थिंक 12-13 thousand का वो टेस्ट होता है। एंड उसमें बेसिकली मैथ्स काफ़ी इजी रहता है। मैथ्स में जो मेनली प्रॉब्लम होती है वो होता है कि जब टाइम के साथ हम करते हैं तो कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाती हैं, बट ओवरऑल मैथ इज वेरी इजी एंड इट इज लाइक वेरी इजी टू स्कोर अबव 165 इन मैथ्स। वर्बल पार्ट थोड़ा सा उसमें इंग्लिश का एप्टीट्यूड चेक होता है, तो उसमें आपको प्रैक्टिस की जरूरत रहती है। तो मेरे हिसाब से वो 3 महीने काफ़ी होते हैं, सफिशिएंट होते हैं। अगर आपके पास स्टडी मटेरियल है, उसमें कुछ स्ट्रेटेजी रहती है जीआरई में, अगर आपने वो पकड़ ली तो आपका 3 मंथ्स में जीआरई हो जाता है। तो उसको 3 मंथ्स का एग्जाम बनाना है। अगर आप उसको नहीं फील करेंगे तो आप 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने करते रहेंगे, वो कभी भी ऐसा नहीं लगेगा। तो जीआरई का नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी स्कोर कितना रिक्वायर्ड है। तो मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है, इट इज लाइक गेट कि एमटेक में अगर जाओगे तो गेट स्कोर आपको बहुत अच्छा चाहिए, बट अगर आप पीएचडी में जाओगे तो गेट इज ए क्वालिफाइंग एग्जाम। बेसिक जो आपका क्राइटेरिया रहता है वो इंटरव्यू रहता है। इन यूएस अगर आप पीएचडी के लिए जाओगे तो जीआरई इज लाइक इज मैंडेटरी थिंग, बट जीआरई का जो स्कोर रहता है वो इतना मैटर नहीं करता। मैंने देखा है कि कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी जो बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, उसमें 305 जीआरई स्कोर लेके भी मैकेनिकल डिपार्टमेंट में बच्चे हैं।
तो उसमें इतना मतलब वो नहीं रहता है कि जीआरई का स्कोर इतना वो नहीं रहता है। जो पीएचडी में एडमिशंस रहती हैं वो आपका रिसर्च एक्सपीरियंस पे ज्यादा मैटर करता है कि प्रीवियस रिसर्च एक्सपीरियंस आपका कैसा है। अगर वो उधर मैच कर रहा है प्रोफेसर के रिसर्च एक्सपीरियंस के साथ तो आपको एडमिशन मिल जाता है। मतलब इसमें भी आपके पास बहुत स्कोप है, मतलब अगर आप एमटेक में सीजीपी अच्छा रखो, एंड हम लोग यही पुश कर रहे हैं कि एमटेक एक बार ज्वाइन कर ले स्टूडेंट तो सीजीपी अच्छा रखे। एमटेक का कितना सीजीपी चाहिए राहुल? तो मैं आपको एमटेक की स्ट्रेटेजी बताता हूँ कि अगर पीएचडी आपको अब्रॉड से करनी है तो आपको करना क्या है। तो बेसिकली फर्स्ट सेमेस्टर जो रहता है ना उसमें आप मतलब कुछ जीआरई टॉफल वगैरह के बारे में ना सोचें। ओके। फर्स्ट सेमेस्टर आप सीजीपीए बनाने के बारे में सोचें, अच्छे कोर्स करें और प्रोफेसर सुपरवाइजर चूज करना रहता है। उसमें आप थोड़ा सा सीनियर से बात करें, इंटरनेट पे एक्सप्लोर करें कि कौन सा टॉपिक अच्छा है आजकल जिसका स्कोप ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल इन मैन्युफैक्चरिंग अगर मैं कहूँ तो 3D प्रिंटिंग का बहुत स्कोप है। तो अगर आप 3D प्रिंटिंग चूज करते हैं और उसके साथ आप फर्स्ट सेमेस्टर में अपना सीजीपीए पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि मुझे सीजीपीए अच्छा रखना है तो कोर्स वर्क अच्छे से करें, तो फर्स्ट सेमेस्टर में यही रिकमेंड करता हूँ। फिर आता है सेकंड सेमेस्टर, उसमें आपको क्या करना होता है कि कोर्स आपके रहते हैं 2-3, बट उसके साथ साथ थोड़ा सा जो लैब रहती है उसमें सीनियर से इंटरेक्ट करके ना अपना थीसिस टॉपिक चूज करना है कि रिसर्च मुझे किस में करनी है। और लिटरेचर रिव्यू वो मैं सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूँ कि जब आप रिसर्च पेपर्स पढ़ते हैं उसमें जिनके पेपर आप रेफर करते हैं वहां पे डेटा अगर इकट्ठा करने लग पड़े कि ठीक है मैं इस फील्ड में रिसर्च कर रहा हूँ तो इस फील्ड में ये भी प्रोफेसर रिसर्च करता है, ये किस यूनिवर्सिटी में है, यूएस में किसी यूनिवर्सिटी में अगर वो प्रोफेसर है तो आप वहां से आपका वो बनना स्टार्ट हो जाता है कि हाँ मतलब ये प्रोफेसर भी इसी प्रोफाइल में काम करता है। उसको आप अपने एक्सेल शीट में बना लें कि मुझे ये यूनिवर्सिटीज टारगेट करनी है, इस प्रोफेसर को टारगेट करना है। तो सेकंड सेमेस्टर में जो लिटरेचर रिव्यू रहता है वो बहुत अच्छे से करना रहता है। जो एमटेक का थर्ड सेमेस्टर रहता है उसमें मैं कहता हूँ कि आप रिगरसली थीसिस वर्क पे ध्यान दें। कोर्स वर्क में आपने सीजीपीए बना लिया, लिटरेचर आपने टॉपिक वगैरह आप सेकंड सेमेस्टर में चूज कर लिया, थर्ड सेमेस्टर इज सफिशिएंट टू डू वर्क। तो अगर आप अच्छे से काम करते हैं, एक्सपेरिमेंटल सिमुलेशन सारा काम थर्ड सेमेस्टर में खत्म कर लेते हैं, देन आपके पास जो फोर्थ सेमेस्टर रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैंने ऐसे प्लान किया था कि मेरा थर्ड सेमेस्टर में काम खत्म हो गया था। मैंने उसके बाद फोर्थ सेमेस्टर में जीआरई प्लान किया, 3 महीने में मैंने जीआरई दिया। उसके साथ साथ मैंने पब्लिकेशंस पे ज़्यादा ध्यान दिया कि मुझे पब्लिकेशंस निकालनी है। तो मैंने जैसे मेरे काम पे कॉन्फ्रेंस पेपर, बुक चैप्टर्स, जर्नल पेपर, तो ओवरऑल मेरी 4 पब्लिकेशंस हो गई थी फोर्थ सेमेस्टर में, मेरे पास जीआरई आ गया था। एंड फोर्थ सेमेस्टर में ही क्योंकि मेरा विंटर एडमिशन था तो फोर्थ सेमेस्टर में प्लेसमेंट थी, तो वहाँ पे मेरे पास प्लेसमेंट ऑफर भी आ गया था। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि प्लान करना चाहिए अपनी एमटेक के 2 साल में आपको। ओके। हाउ इम्पोर्टेंट इज राहुल पब्लिकेशन? पब्लिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्चुअली पब्लिकेशन ही है जो आपका डिफरेंस बनाएगी वहाँ पे ना। तो मैंने जितना देखा है कि आप ये मत सोचो कि मुझे काम बहुत अच्छा करना है। मेरे हिसाब से कि आप जितना काम करते हो, जितना भी आप कर पाए हो, उस हिसाब से आपके जर्नल्स होते हैं। कुछ जर्नल्स बहुत अच्छे होते हैं, कुछ जर्नल्स मीडियम होते हैं, बट आपने जितना भी काम किया आप पब्लिकेशन जरूर डालें। उससे क्या फायदा होता है कि पीएचडी में प्रोफेसर ये भी देखेगा कि कौन से जर्नल में पेपर है, बट वो उसको ये हो जाएगा कि अगर इसने पब्लिकेशंस निकाली है तो ये पूरे रिसर्च का एक जो प्रोसेस होता है कि अपना थीसिस टॉपिक चूज करना, उसके बाद काम करना और उसके बाद उसको पब्लिकेशन जो राइटिंग स्किल्स होते हैं ना, तो प्रोफेसर को वहां से लगता है कि अगर इसने पब्लिकेशन डाला है तो इसके राइटिंग स्किल्स भी अच्छे हैं। तो मेरे हिसाब से पब्लिकेशंस काफ़ी अच्छी हैं, चाहे कॉन्फ्रेंस पेपर का आपको चांस मिलता है या फिर जर्नल पेपर। वैसे तो मैं जर्नल पेपर ही बोलूंगा कि आपको जर्नल पेपर पे ध्यान देना है, बट पब्लिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ग्रेट। अच्छा राहुल, ये बताओ कि जैसे आपका जॉब भी लग गया था, जॉब एंड हायर एजुकेशन दोनों ऑप्शंस हो तो व्हाट इज टू बी पिक्ड? एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, बट मेरा जो एंड एंड पर्सनल एंड एंड एक्सपीरियंस सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट यू, जीआरई कितने साल के लिए वैलिड होता है? दैट इज आल्सो क्वेश्चन। है, so GR is valid for 5 years, TOEFL और IELTS that exams are valid for 2 years। so आपको GRE तो मतलब अगर आप एक बार दे दिया तो वो फिर 5 साल में, अगर आप PhD का टेम्परामेंट है तो 5 साल में निकाल लोगे।
टॉफल को थोड़ा अच्छे से प्लान करना पड़ता है कि जब जैसे मेरे केस में था, मैंने जीआरई दे दिया, फिर जॉब ऑफर आ गया, तो मेरे पास दोनों चांस थे कि मैं पीएचडी के लिए जा भी सकता था, क्योंकि उस टाइम पे मैं प्रोफेसर्स को मेल कर रहा था यूएस में, मुझे रिप्लाई भी अच्छे से आ रहे थे कि मुझे लग रहा था कि हो जाएगा। बट मैंने सोचा कि मतलब जो करियर है सर, कि करियर वो 1-2 साल की चीज नहीं है। अगर आप जल्दबाजी करोगे करियर में और जल्दी से एक जगह बैठ जाओगे, दैट इज नॉट अ गुड ऑप्शन। मेरे हिसाब से आपको टाइम लेना चाहिए। तो मैंने जॉब पहले करी नहीं थी कभी, तो मुझे लगा कि जॉब का ऑप्शन अच्छा है, अगर जॉब में आपको एक्सपोजर मिलता है। अगर मैं कहूँ कि आपको जॉब, मुझे जॉब से क्या फायदा हुआ है, प्रोफेशनलिज्म आता है, टाइम मैनेजमेंट आता है कि जब प्रोजेक्ट्स में डेडलाइन मिलती हैं तो आपको टाइम मैनेज करना आता है। ये सारी चीजें आप जॉब में सीखते हो। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होते हैं आपके, विच इज हेल्पफुल इन पीएचडी आल्सो। और अगर आप जैसे मेरे पास जॉब एक्सपीरियंस भी है, मेरे पास पब्लिकेशन भी है, तो जो आपको यूनिवर्सिटीज मान लो टॉप 50 मिलनी थी विद विद जॉब एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर, तो आपको फॉर एग्जांपल टॉप 15 यूनिवर्सिटी भी मिल सकती है अगर आपका जॉब एक्सपीरियंस अच्छी कंपनी में है, Good. यूएस बेस्ड कंपनी में। तो Rahul, जॉब when two question. Number one, ये जो बी एमटेक का थीसिस होता है जो थर्ड सेमेस्टर में स्टार्ट होता है, थीसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो रिसर्च वर्क जिस पे हमें काम करना है, जैसे सपोज मैं 3D प्रिंटिंग, मैंने डिसाइड किया मैं पीएचडी करने बाहर जाऊंगा और 3D प्रिंटिंग पे सिंगापुर, नेशनल यूनिवर्सिटी सिंगापुर में काम करूंगा। तो मेरे को जो प्रोजेक्ट अपना उठाना है वो उन यूनिवर्सिटीज में क्या काम चल रहा है, प्रोफेसर किस डोमेन में काम कर रहे हैं, उसको देख के मेरे को उठाना चाहिए। हाउ शुड आई चूज माई पीएचडी वर्क, एमटेक थीसिस वर्क? एक्चुअली मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि हम थर्ड सेमेस्टर में, मतलब एक नॉर्मल स्टूडेंट को नहीं पता होता है कि उसको थीसिस कैसे चूज करना है अपना, राइट। तो उसमें आपका काम जो आता है कि आप कितना कम्युनिकेट करते हो सीनियर से जो पीएचडी ऑलरेडी कर रहे हैं, वो आपको अच्छे से गाइड करते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको बहुत सारे लोगों से बात करनी चाहिए शुरू में कि क्या काम चलता है पीएचडी में क्या। इससे भी इम्पोर्टेंट रहता है कि आप ये देखो कि जैसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पे, 3D प्रिंटिंग पे कोई काम कर रहा है तो वो पीएचडी के बाद क्या कर रहा है, कहाँ पे जा रहा है। अगर कोई एमटेक करके जा रहा है तो किस यूनिवर्सिटी में जा रहा है, अगर पीएचडी कर रहा है तो उसकी कहाँ पे जॉब लग रही है। इस सब से आपको आइडिया मिलेगा कि कौन सा काम इन ट्रेंड चल रहा है आज के टाइम पे, किस में इजी है। सीनियर्स भी आपकी काफी हेल्प करते हैं। बट पीएचडी में प्रॉब्लम ये रहती है कि जो 5-6 साल से कर रहा होता है वो बहुत नेगेटिव हो जाता है करता करता ना। तो आपको उससे उससे दूर रहना चाहिए। उससे दूर रहना चाहिए। आपको ऑप्टिमिस्टिक बंदों से मिलना चाहिए। और आप खुद भी एनालाइज कर सकते हो कि इमीडिएटली मत देखो कि वो 5 साल पीएचडी कर रहा है, उसके बाद देखो कि वो जो मतलब उसके बाद उसको क्या करियर मिलेगा। दैट इज अ गुड थिंग। सो जो थीसिस का टॉपिक है वो मेरे हिसाब से वैसे ही चूज करना चाहिए, सीनियर से ज्यादा बात करके कहाँ पे काम हो रहा है, तो वो ओके। पता चल जाता है। अच्छा राहुल, प्रोफेसर्स को मेल करना कब स्टार्ट करना चाहिए? प्रोफेसर्स को आप जितना जल्दी मेल करो उतना अच्छा है, उनके साथ टच में रहो। इवन आप एप्लीकेशन मतलब नहीं डाल रहे हो इस साल मान लो यूएस में, बट फिर भी आप टच में रहो, उनको बताओ कि मैंने ये काम किया है। उसका आपको फायदा रहेगा जब आप एप्लीकेशन डालोगे। तो मान लो कि आप प्रोफेसर हैं, मैं स्टूडेंट हूँ, आपके अंदर 10 बंदे अप्लाई कर रहे हैं, मैं कुछ 5-6 महीने पहले से आपको मेल कर रहा हूँ, आप मेरी मेल्स देख रहे हो, मेरा रिज्यूमे सीवी पढ़ रहे हो, तो एक वो रहेगा, ये आपके मन में भी एज रहेगा कि हाँ ये बच्चा अप्रोच कर रहा है मुझे, ये मोटिवेटेड है। तो प्रोफेसर को आपको मेल थ्रू आउट द ईयर जब भी टाइम मिले, आप अगर प्लान कर रहे हो कि अगर आपने 2021 में करनी है तो 2020 में आप डालनी स्टार्ट कर दो मेल, अगस्त से सितंबर अक्टूबर। तो मैं जब 2018 में कर रहा था तो कई प्रोफेसर को तो मैं मतलब 2 वीक में एक बार मेल करता ही करता था। कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्रोफेसर के पास इमीडिएट प्रोजेक्ट्स नहीं होते, वो नहीं रिप्लाई करते हैं, बट अब अगर आप मेल करते रहोगे जैसे ही प्रोजेक्ट आएगा वो आपकी प्रोफाइल देख के आपको रिप्लाई कर सकते हैं। तो ओके। वो एक बहुत इंटेंसिव काम रहता है। अच्छा राहुल, टेल मी वन थिंग, लाइक अभी आपको जॉब कितना, हाउ मेनी इयर्स यू हैव योर जॉब एक्सपीरियंस नाउ? सो आई हैव 2.5 years एज ऑफ नाउ। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट जॉब एक्सपीरियंस, मतलब अगर किसी को जाना है तो कितना साल का जॉब एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर मतलब जॉब एक्सपीरियंस की बात करें?
आई थिंक 2 years इज सफिशिएंट। तो Okay. 2 years में आप सीखते हो। अगर 2 years से पहले आप जॉब छोड़ देते हो तो उसमें कोई फायदा नहीं होता, आप वो चीजें नहीं सीख पाओगे क्योंकि आप ट्रेनी होते हो, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, कोई आप फ्रंट एंड पे होते नहीं हो। तो वो आप जो एक जिम्मेवारी वाली चीज रहती है ना जॉब में, वो आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। जितनी देर वो नहीं करोगे तो उतनी देर आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं आएगा। तो टू अच्छा ईयर इज राहुल, ओके, नाउ टेल मी लाइक स्कॉलरशिप कितना मिल जाता है पीएचडी में? ओके। तो स्कॉलरशिप यूएस में बेसिकली जो अप्रोक्सीमेटली आप लेके चलो 2000 2200 डॉलर इसके बीच में रहता है। खर्चा तो कितना होता है सारा? उधर उधर जो रहने का खर्चा होता है कि वो $600 700 आपका हाउस रेंट होगा यूएस में, जो मैंने बात करके पूछा है उधर मेरे फ्रेंड्स हैं जो यूएस में थाउजेंड हैं। डॉलर सेव कर सकता है बच्चा? $1000? आई थिंक आपको शुरू में थोड़ा $500 600 आप सेव कर सकते हो, 1000 में नहीं होगा। मतलब 1000 से ज्यादा ही लगेगा आपको। 1500 तक का आपका मंथली एक्सपेंडिचर होगा और 2100 तक आपकी वो होगी स्कॉलरशिप। ओके, तो तो 600 700 डॉलर भी 5 6 महीने आप अगर कर सकते बचाता है तो 40 50 हजार रुपये बचा सकता है, राइट? इंडियन रुपीज में। हो आराम से, या क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा यस। हूँ, यू माइट बी थिंकिंग व्हाई आई एम टॉकिंग दैट टर्म, बट इंडिया में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो घर में जिनको पैसे वापस भेजने होते हैं, जॉब इज रिक्वायरमेंट आफ्टर एमटेक। और एक मेन रीजन पीएचडी क्यों नहीं कर रहा हूँ, उसका एक मेन रीजन इंडिया में ये होता है कि यार स्कॉलरशिप से तो काम नहीं चलेगा। तो क्या जो बच्चा एमटेक करने के बाद फॉरेन चला गया वो ऐसा 40 30 40 हजार तो बचा के घर भेज ही सकता है, राइट? हाँ, मेरे फ्रेंड्स हैं जो मतलब घर में जो बहुत सारे मतलब ऐसे ही जैसे आप कह रहे हैं कि वो भी हेल्प करते हैं घर पे, और इजीली मतलब 500 600 यूएस डॉलर अगर आप सेव कर रहे हो तो इजीली आप घर को सपोर्ट कर सकते हो घर पे। अच्छा मेरे को एक, उसके हाँ बोलो राहुल। उसके अलावा सर कुछ लोग वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं पीएचडी के साथ साथ। तो अगर आपको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए तो आप वैसा भी कर कर सकते हो। सकते हो। अच्छा राहुल, लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा कि जैसे इंडिया में भी मैं जब एमटेक एमएस के लिए बच्चों को बोलता हूँ ना कि यार गेट कम भी है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी तो है। चाहे हम्म। इंटरडिसिप्लिनरी में करो, अपना देखो सीजीपीए ज्यादा है, सीजीपीए ज्यादा होने का बहुत बेनिफिट है। वो एमटेक में भी सीजीपीए अच्छे रखेंगे तो बेनिफिट होगा। तो क्या वर्ल्ड में तो बहुत ही ज्यादा यूनिवर्सिटीज है यार। इंडिया में तो फिर यूनिवर्सिटीज तुम्हें टॉप की 40 30 40 यूनिवर्सिटीज दिखती हैं, लेकिन वर्ल्ड में तो 500 यूनिवर्सिटीज हैं यार जो बहुत ही अच्छी हैं। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जिस बच्चे का भी एमटेक में काम जिसने अच्छा किया है, सीजीपीए अच्छा रखा है, उसको भाई स्कॉलरशिप मिल ही जाएगा? कैन आई से दैट स्टेटमेंट और नॉट? मैं कहता हूँ कि आप सीजीपीए भी हटा दो, अगर सीजीपीए भी आपका नॉर्मल है, बट आपका जो पीएचडी आपको मिलेगी ना बेसिकली वो आपको मिलेगी जब आपका इधर वाला काम और उधर प्रोफेसर की लैब में जो काम होगा, वो प्रोफेसर अगर ये उसके मन में बैठ गया कि इसका स्किल सेट है जो मुझे काम करवाना है, तो आपको पीएचडी मिलेगी। मेरे ही फ्रेंड हैं जिनको यूएस में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज में मिली है, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से जिनको कॉल है, उनकी पब्लिकेशंस भी नहीं है। सीजीपीए कहूँ तो बीटेक में 6 6.6 एंड एमटेक में 8। 8 इज नॉट अ डिफिकल्ट लाइक 8 सीजीपीए। उनको प्रोफेसर क्वेश्चन करते हैं कि आपकी सीजीपीए क्यों कम है, आप डिफेंड कर सकते हो क्यों कम है। जैसे यूजी में आप बोल दो कि मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व था। तो सीजीपीए अच्छा होना इज अ गुड, बट सीजीपीए भी आप छोड़ दो। आपको अगर मेरे हिसाब से आपको एमटेक में थीसिस में ज्यादा एक्सटेंसिव काम करना चाहिए, अच्छे से सॉफ्टवेयर सीखने चाहिए, भागना नहीं चाहिए काम से। थीसिस का काम अगर अच्छे से करोगे तो एमटेक ढंग पीएचडी से करो, आपको मिलेगी। एमटेक ढंग से करो। एमटेक, यस। राहुल तू तो यार मेरे से भी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। तो मैं तो ऑप्टिमिस्टिक नहीं, तू तो बोल रहा है यार आराम से हो जाएगा, राइट? अच्छा मैंने अब, देखा है, मैंने काफी स्टूडेंट से बात करी है, कितनों को देखा है। अगर आप भी मतलब कई फेसबुक पेज भी हैं जिसपे आप अगर डालो क्वेरी कि मेरी ये प्रोफाइल है, बहुत से बच्चे आपको उधर से भेजेंगे कि मेरी तो इससे भी खराब थी मुझे मिल गई। इट्स ट्रू, तो मैं इसलिए, इट्स ऑल अबाउट अप्लाइंग मेरे ख्याल से। तो फिर यस। राहुल एक बात बताओ, जैसे एमटेक कर लिया, स्कॉलरशिप भी पीएचडी मिल रहा है और उससे गुजारा भी चल जाएगा, तो यार इंडिया में एमटेक जो बच्चे कर रहे हैं उनके मन में डर की तो कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, व्हाई दे शुड फियर? वो है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे आगे रोल मॉडल्स नहीं है जिन्होंने पीएचडी करी और करियर जहाँ पे बनाए हैं ना जिन्होंने, अगर पर जहां तक वो मैं बच्चे जानता आपके सामने हूँ होंगे राहुल, ये। जहां तक मैं जानता हूँ, जो भी आदमी यूएस कनाडा टॉप डेवलप्ड कंट्रीज में चला गया, वो करियर तो बन ही जाएगा यार उसका, नहीं?
और जाने के लिए हम बोल रहे हैं रास्ता करियर बिल्कुल तो बन स्ट्रेट है, जाएगा जाने के लिए रास्ता बिल्कुल स्ट्रेट है। अब मेरे को एक बहुत। चीज का आंसर करो, एमटेक से पीएचडी में जाना हो, स्कॉलरशिप तो मिलेगा ही मिलेगा, जेब में हाथ में कितना पैसा चाहिए मिनिमम, या कितना पैसा चाहिए मिनिमम, क्या कितना पैसा चाहिए? ये अगर आप एफर्ट अच्छे से कर रहे हो, टाइम पे कर रहे हो, प्रोफेसर्स को मेल डाल रहे हो ना, तो आपको कम 3 या 4 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना है, वो भी उनमें जिनमें प्रोफेसर रेडी हैं आपको लेने के लिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है उसके लिए आप अप्रोक्सीमेटली 5-6 हज़ार एप्लीकेशन फीस रहेगी, और कुछ जीआरई और टॉफल सेंड करने का वो रहता है चार्जेस, स्कोर सेंड करने का। वो भी अगर आप अच्छे से प्लान करो तो वो 4 फ्री मिलते हैं जीआरई के साथ और टॉफल के साथ। तो आप लगा के चलो 20-30,000 तक आपका अप्लाई करने में खर्चा आएगा। उसके बाद अगर आपका वो हो जाता है सिलेक्शन, तो एक टिकट का खर्चा आएगा आपका लाइक 70-80,000 में आप आराम से यूएस में जा सकते हो। और वो आपका फर्स्ट मंथ की स्कॉलरशिप आएगी और उसी के साथ सब क्लियर हो जाएगा। 2-3 लाख में काम हो जाएगा सारा? 2-3 लाख तो बहुत सफिशिएंट है, हो जाएगा 2-3 लाख। दैट कैन बी डन। चलो आज के लिए मेरे ख्याल से राहुल, मेरे लास्ट क्वेश्चन एक और दिमाग में आ रहा था कि क्या आईआईटी एनआईटी से एमटेक की रिक्वायरमेंट है, या किसी भी ऑर्डिनरी कॉलेज से भी काम चल जाएगा? मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है कि ब्रांडिंग आपको फायदा देती है। अगर आप आईआईटी एनआईटी से एमटेक नहीं कर सकते, मेरे हिसाब से आपको रिसर्च एसोसिएट या फिर डीआरडीओ किसी ऐसी लैब से आपको रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप बहुत नॉर्मल कॉलेज से हैं, मुझे लगता है कि आप एमएस में स्टडी लोन लेके जा सकते हैं, उसके बाद आपको पीएचडी बहुत अच्छी जगह से मिलेगी। तो वो हर एक के लिए अलग स्ट्रेटेजी है। एंड थोड़ी सी मुझे ब्रांडिंग लगता है कि इम्पोर्टेंट है, मतलब आईआईटी एनआईटी का थोड़ा फर्क पड़ता है। चलो राहुल, फाइट मारते हैं, सारे जितने भी हमारे मटका कम्युनिटी है, एमटेक कम्युनिटी है, मटका कम्युनिटी, उसको भेजते हैं वर्ल्ड ओवर पीएचडी स्कॉलरशिप के साथ। विल ट्राई टू डू दैट। सारा ज्ञान आज नहीं बांटेंगे राहुल, आस्ता आस्ता ज्ञान बांटते हैं जनता में। एंड लेट्स बी होपफुल एंड थ्रू डिस्कशन, बेस्ट थिंग अबाउट यू राहुल इज दैट, मैंने बताया था ना, ऑर्डिनरी स्कोर्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी यू हैड, एंड वही सबसे बड़ा होप एंड ऑप्टिमिज्म रहेगा मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स में। एंड आई थिंक दिस अ वेरी वेरी सिंपल पाथ। ओनली थिंग इज यू नीड टू हैव ऑप्टिमिज्म के हो जाएगा, और स्ट्रेट रखें, मेहनत करें। जहां मेहनत, एक चीज आपके बारे में बेस्ट है कि आप सिंसियर रहे, बीटेक में भी सिंसियर रहे, गेट की तैयारी में भी सिंसियर रहे, आपने एमटेक भी सीरियसली किया, अभी जॉब भी आप सीरियसली कर रहे हो। सिंसियरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सिंसियर हैं तो चीजें चल जाएंगी। एम आई राइट? या आई थिंक पेशेंस इज द की सर। मतलब मुझे तो यही लगता है कि पेशेंस जितना टाइम रखोगे चीजें आपको मिलेंगी, धीरे धीरे मिलेंगी। तो पेशेंस इज द की। बस चले रहो पीछे पीछे, चलते रहो और हटो मत। दैट्स ग्रेट। चलो राहुल, थैंक्स अ लॉट। तो ये सीक्वल हम जारी रखेंगे, हम ये कम्युनिकेशन जारी रखेंगे, एंड विल कीप ऑन टेलिंग पीपल स्टूडेंट्स हाउ टू प्रोसीड फॉरवर्ड, राइट? श्योर श्योर सर। थैंक यू राहुल।